नमस्कार साथियों, नमस्कार। अ, जो PYQ चल रहा है वही सेशन है ये नेक्स्ट। और ये PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये 2022 का जो PYQ है, प्री वाला, PCS का प्री का ये PYQ। और वैसे ये सिर्फ PCS के लिए नहीं, आपका PCS, RO, BEO जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, RO का तो एग्ज़ाम होगा और BEO की शायद नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। तो उसके लिए सभी ये परीक्षाओं के लिए, और इसमें इतना अच्छा दिया रहता है और इसको समझते हैं। और आप पिछले जो PYQ हैं उनको आप प्ले लिस्ट में देख लेंगे और टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे हम न्यूज़पेपर रोज ही अपलोड करते हैं पर डे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी जो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो यह 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है, ठीक। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके कब 1950 में क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। और वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया, ठीक है। 18 से प्रथम बार, मतलब योगी जी के समय में ही इस शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां, 110वां, 140वां, 136वां। तो ये हमारा है 136वां, ठीक है। यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा खुशहाली रिपोर्ट 2022 में जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 19 और 2021 के लिए हैप्पीनेस रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत कहाँ है? 136वें स्थान पे है, ठीक है। प्राप्त हुआ शीर्ष स्थानों में कौन सा सबसे एक नंबर पे है? फिनलैंड और फिर डेनमार्क, आइसलैंड। अंतिम 3 स्थानों पर कौन सा? अफगानिस्तान, लेबनान और जिम्बाब्वे हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज वाइज इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, करीब 4-5 पेज जो ले लेते हैं, इसमें करीब आ जाते हैं करीब 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इतना भी अगर हम करते रहेंगे तो हमारी तैयारी इनफ है। और हम अभी इसके साथ साथ में क्या और करते रहेंगे? इसके साथ में हम NCERT जरूर देखते रहें और आंसर राइटिंग, PYQ, करंट अफेयर, NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहां आपका बेस कमज़ोर है वहां उनमें आप 7, 8, 9, 10 की NCERT, जिसमें आपका स्टैटिक पोर्शन कमज़ोर है, वहां से आप कर लें, सबसे बेहतर रहेगा। कोई भी फाउंडेशन कोर्स, कोई भी आपको बैच लेने की, कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस NCERT पढ़ लीजिए, PYQ लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, इस पर आपसे जो भी खर्चा करें कर लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा आप क्लास में और करंट अफेयर से यहाँ से MCQ देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज। और आपको मैंने NCERT की जो आंसर राइटिंग है वो मैं शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी।
बहुत धमाकेदार तरीके से करूँगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बाकायदा इस पर मैं अपलोड करने वाला हूँ। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, मेरा टेलीग्राम यही चैनल के नाम से है, सर्च कर लीजिए, आप उस पर जुड़ जाइए, ठीक है। और मेरी सभी क्लासेस फ्री है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कोई दूसरा मतलब कुछ ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है। और अगर कोई कुछ बात होती है तो आप मेरे नंबर पे आप सीधे बात कर सकते हैं, 94 56 64 95 86 पर, ठीक है। चलिए मात अब ये इधर है, निम्नलिखित युग्मों में से सुम्नलिखित नहीं है। कौन सुम्नलिखित नहीं है? ए पर दबाव दाब, दूसरा है लेंस की क्षमता, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ठीक है। इधर ये दिया गया है ASI मात्रक, इसमें है पास्कल है, डायप्टर है, जूल है और क्यूरी है। अब इसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में सुम्नलिखित कौन है और कौन सुम्नलिखित नहीं है, ठीक है। तो मात्रा में कौन आ जाता है? अरे ये तो एक मिनट रुकना, कुछ बनाते हैं, कुछ बन रहा, ठीक है। मात्रा का कौन हो जाएगा? मात्रा का हो जाएगा ये ASI मात्रक, ठीक है। और दाब का हो जाएगा पास्कल, और लेंस का हो जाएगा क्षमता डायरेक्टर, ऊष्मा का हो जाएगा जूल, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की हो जाएगी बैकुरेल। तो इसमें जो मैच नहीं कर रहा है ना, वही इसका सुम्नलिखित नहीं है। तो इसमें डी सुम्नलिखित नहीं है, क्योंकि क्यूरी इसमें नहीं दिया है, इसकी जगह बैकुरेल होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या मात्रक होता है? बैकुरेल, ठीक। चलिए अब इसमें नीचे दिया है, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और कारण, कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। आओ तो इसको देखते हैं क्या है, क्या दिया है। ये बाइलिंगुअल है, ये जो PYQ है बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं और हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। तो देखो मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो हिंदी ही ज़्यादा मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश जानता हूँ काम चलाने के लिए, लेकिन मन जो लगता है वो हिंदी में ही ज़्यादा लगता है, ठीक है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो चिली इज लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा चलिए अच्छी बात है। इसका रीज़न क्या है? उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। तो इनमें से अब ये देखना है क्या ये सही है कथन। अगर सही है तो ये जो आर है इसकी सही कारण बता रहा है या नहीं। तो हम ये देखते हैं नंबर AR इसका यही सही है, क्योंकि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उत्तरी जो उत्तरी भाग है, जब आप मैपिंग करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें एंडीज का जो क्षेत्र है पाकिस्तान के विशालतम निक्षेप वहाँ वहाँ पाया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक। एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी रहता है, हम PYQ लगाते हैं, इससे हमारे दिमाग में एक थीम बन जाती है, तो हम इसको समझते चलेंगे। विश्व खनिज उत्पादन जो है 16 से लेकर 20 के अनुसार 5.72 मिली टन के उत्पादन के साथ चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। ये आंकड़े हैं आपके 16 से 20 तक के, ठीक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, ठीक है। तो इसमें A और R दोनों सही है, और R A की सही व्याख्या भी करता है, लेकिन इसमें देखिए एक नोट दिया है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, ये 1998 परीक्षा में सही प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आयोग ने C माना था, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, इसको हमें देखना, उत्तर C माना गया था। तो इसमें क्या दिया है AR, ठीक है। हाँ मतलब A और R दोनों सही नहीं, परंतु AR की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वो सब कर लें, ठीक है। चलिए एक मिनट।
हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे यतीन्द्र नाथ अजय घोष, फंडिंद्र नाथ घोष। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्र नाथ और अजय घोष और बिहार के फंडीन्द्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए ये पेज पूरा हो गया, दूसरा लगा देते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, इसका नेक्स्ट पेज पे लगा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट। सूची 1 और 2 को सही सम्मिलित करना है। ठीक, 1 में क्या दिया? पादप रोग और उसके कारक कौन से हैं, वो सूची 2 में दिए गए हैं। तो ए का है खट्टे नासर, ए में खट्टे नासर, उसके सामने कीट दिया है, तो कीट नहीं होते हैं, जीवाणु होते हैं। ठीक है, इसको मैचिंग करना है, इसका ये हो जाएगा। और 2 में दिया है बी में गन्ने लाल सड़न रोग। जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है वो किसके कारण होता है? वो हो जाता है कवक। कवक में एक होता है रोग फुई, उसके कारण हो जाता है। तीसरा है आलू का कृष्णकांत रोग, मतलब आलू का कृष्णकांत रोग, ये कोई हमने सुन रहा हूँ उसमें। ये किसके कारण होता है कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसकी वजह से हो जाता है आलू में कृष्णकांत रोग। अच्छा, अब ये डी है गेहूं और साहू रोग। गेहूं में साहू रोग किसकी वजह से हो जाता है? ये हो जाता है कीट की वजह से। ठीक है, तो ए का है 3। ठीक, ए का 3 कहाँ है? सी में है। ठीक है, तो सीधा सीधा एक ही में आ गया। ठीक है, आंसर मिल गया है। अच्छा, इसमें और कुछ भी नीचे और दिया है। अरे 1 मिनट, हाँ देखो, नए नए इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं क्वेश्चन के अलावा, उनको भी अच्छे से हम समझते चलेंगे। ठीक, उनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न में गेहूं का साहू रोग दिया गया है जो कि सेहू रोग होना चाहिए। सेहू का ममनी रोग के ग्रस्त पौधों के तनों का आधार फूल जाता है और पत्तियों में टेढ़ी मेढ़ी सलवटें दिखाई देती हैं। बालियाँ छोटी छोटी एवं मोटी रह जाती हैं जिनमें काले रंग की ममनियाँ बन जाती हैं। ठीक है, ये गेहूं से संबंधित उसमें जानकारी दी गई है, कोई बात नहीं। अब आगे इसके चलते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और कथन 2 है आर। ठीक है, इनको देखते हैं क्या बता रहा है। ये है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ये थोड़ा आर इसका देख लेते हैं क्या है कारण। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। अब इसमें नीचे दिए गए कूट को समझना है, तो वो दिया है, आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं ए और आर दोनों सही है, क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र किसी समुद्र या झील का प्रकाश संश्लेषण का सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है। ठीक है, जो लिम्नेटिक क्षेत्र होता है वो समुद्र या झील का सबसे प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र होता है, सबसे सक्रिय क्षेत्र होता है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा
मिलती है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से हो पाती है। और पादप पपलव को भी वृद्धि करने में सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोई भी पादप पौधा है उसको क्या चाहिए, खूब तापमान चाहिए। ठीक है, सूर्य की रोशनी मिले पर्याप्त मात्रा में, और उसे जल की पर्याप्त जितनी आवश्यकता है वो मिलेगी तो वो खूब ग्रोथ करेगा। ठीक है, जैसा कि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उनके लिए अनुकूल होता है। मैग्नेटिक क्षेत्र में पादप फूलों की वृद्धि की आदर्श दशाएं होने के कारण यहाँ अधिकता वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसको थोड़ा साफ भी करते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, तो ये काय की बनी होती है? तो ये बनी होती है, इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं, ब्यूटेन से, प्रोटेन से, प्रोपेन से, इथेन से, मीथेन से, या मीथेन से बनी होती है, सीधी बात है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सीएनजी का पूर्ण नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, यानी कॉर्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्कृत का प्रथम उत्पाद होता है, और सीएनजी रंगहीन, ठीक है, आपने देखा होगा सीएनजी का कोई रंग नहीं होता, और स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05 मीथेन पाया जाता है। ठीक है, इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, प्रोपेन और मीथेन होता है। यह पर्यावरण के रूप से एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। ठीक है, चलिए मार्च 2022 में ये प्यूर्टो रिको आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 विजेता निम्नलिखित में कौन थी? ठीक है, ये उस समय करंट का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो कौन थी, थोड़ा नाम साफ कर लें, कब की पूछे गए हैं? 2022 में। ठीक है, तो उस समय कौन थी ये? फ्लोरिका बिलवास्का, कैरोलिना वोल्स्का, यानी कि बड़ा अटपटा नाम है ये। ठीक है, ये हमें लगता है पोलैंड की थी। बी, मार्च 2022 में मिस वर्ल्ड 21 का 70वां संस्करण पोर्टो रिको में आयोजित किया गया था, और ये कहाँ है? ये पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने वर्ष 2021 का यह खिताब जीता था मिस वर्ल्ड का। ठीक है, भारतीय अमेरिका मॉडल सी सैनी फर्स्ट रनर अप थी। ठीक है, फर्स्ट रनर अप भारत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची वाला है, 1 को 2 से इसको मैच करना है। तो एक तरफ दिया है कार्यक्रम योजना, और उस कार्यक्रम की वर्ष किस साल में वो हुआ था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब हुआ था? चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ दिया है इसमें 1995, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं इसको। 1 मिनट, तो थोड़ा बड़ा कर लें जिससे साफ सुथरा दिखाई दे। 1 मिनट, ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए अभी मैं लाइव स्ट्रीम नहीं आ रहा, जो आप लोगों से थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए, लाइव आया करूँगा, पक्का मान लो, और लाइव में हम लोग बात किया करेंगे, क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे। चलिए बी में है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक है, इधर ये दिया है 2005, और इधर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। ठीक है, इधर है संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। तो इनमें सम्मिलित करने की बात थी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में हुआ था। ठीक है, वो पीछे वाले पेज में छूट गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है 95 में। ठीक है,
95 में हुआ था, ये इधर आप समझ सकते हैं। ठीक। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ये तो सही मैचिंग मिला है, ठीक मैचिंग मिलाना था। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, ठीक। संपूर्ण, अच्छा ये स्वर्ण जयंती कितने में था, 99 में, ये वाला इसमें ये सही है, ठीक है, ये यहाँ है। चलो एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो क्या है, एक तरफ है एल्यूमिनियम संयंत्र है और दूसरी तरफ है अवस्थित, कहाँ ये अवस्थित है? तो ए में दिया है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, कहाँ है अभी अब आगे चल के देखेंगे। दूसरा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम बाल्को BALCO बाल्को के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और तीसरा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको एंडाल्को भी जान के नाम से आते हैं, HINDALCO। और डी है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, ठीक है। अब इनको देखते हैं, इधर दिया हीराकुंड, कोरबा, रेनकोट, चेन्नई, यहाँ समझ लेते हैं, एक मिनट। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल, ये जो है हीराकुंड के विलय, हीराकुंड का विलय हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी का इसका है हिंडाल्को, इसको ग्रीन से उठा लेते हैं, ठीक है, हिंडाल्को में कर दिया गया था, ठीक है, किसका, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का, इसमें हिंडाल्को में कर दिया था। अतः वर्ष 2004 में इंडाल का अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि तत्कालीन समय के अनुसार इंडल हीराकुंड में अवस्थित है, अतः इसे सही सुमेलित माना जा सकता है। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड माल्को, ये जो है मैंटूर तमिलनाडु में अवस्थित है, अन्य विकल्प सही सुमेलित है। आयोग द्वारा भी इसका उत्तर सही डी माना गया है। चलो इसके बाद देखते हैं कि तो डी आंसर इसका सही माना गया, ठीक। क्या हुआ, बंद कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ए दिया है मीथेन, और हेक्सेन, और सी है बेंजीन या ब्यूटेन। तो इसमें ये पहले भी एक बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये सही होगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन ही है, ठीक है। और थोड़ा डिस्कस करते हैं, प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन मिश्रण है, जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और ईथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। उक्त मिश्रण में अन्य हाइड्रोजन को भी हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन और पेंटेन आदि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं। 1 और 2 सूची है, सूची वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं सुमेलित वाले, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें शामिल हो जाती हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन में बहुत जानकारी एक साथ पूछ ली जाती है। तो ए में है रामानुज है, और माधवाचार्य है बी, और सी है इसमें निम्बार्क, और इसमें डी है बल्लवाचार्य। ये तो हो गए हमारे दार्शनिक, और इधर हो गए दर्शन। इनके दर्शन क्या है इनको सम्मिलित करना है। और इसमें आपका रामानुजाचार्य द्वारा हुआ विशिष्ट द्वैत हुआ है, और भी माधवाचार्य का हुआ है द्वैत,
ठीक। और माधवाचार्य का द्वैत और निम्बार्क का निम्बार्क का क्या हो, हाँ द्वैत का द्वैत। और डी में बल्बाचार हैं, इनका ये हो जाएगा ए नंबर का शुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये बना हुआ है रामानुजाचार्य विशिष्टवाद ये दिया है, निम्बार्क द्वैताद्वैत दिया है, बल्बाचार शुद्ध दिया होगा। ठीक, इसमें दिया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, संबंधित राज्य के निवेदक पर संसद द्वारा। ठीक, तो इसको आइए दूसरे पेज पे ले चलते हैं। मतलब दो राज्यों के एक साथ दो राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है नहीं, इस बात पर चर्चा करनी थी। ठीक है, तो इसे कौन कर सकता है? राज्यसभा द्वारा, संसद के द्वारा, या हाँ ये है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो इसमें आंसर भी हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, संसद में वो शक्तियाँ हैं कि आयोग 2 राज्यों का हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के 2 के अनुसार, 315 का अनुच्छेद जो 2 है क्लॉज 2, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य या विधानमंडल के सदन द्वारा, या यहाँ 2 सदन हैं वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पारित दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कर सकता है। मतलब अगर 2 सदन है तो वहाँ पर वो पास होकर के आए, इसके बाद में संसद उस पर ये निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? ठीक है, तो क्या दिया है? राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में 3 राज्य कौन से हैं? पहला है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और तीसरे में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी में है गुजरात और केरल और पंजाब, और डी में है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। आइए इस पर चर्चा करते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक दिया गया था। इसके अंतर्गत भारत के बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर हैं गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो भी बने वो पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेंगे, वो कौन कौन से हैं? इनमें से एक हैं, ये हैं बी नीलम संजीवा रेड्डी। इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के पद पर काम नहीं किया, सीधे सीधे बने। जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो पूर्व में उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। ठीक है, वे सन 1967 से 69 तक वर्ष 1970 के लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, और राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था। जबकि आर वेंकट रमन ने 31 अगस्त 1984 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो है 13 मई से लेकर 1962 से और 12 मई 1967 तक, और तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 3 सितंबर से लेकर 1987 और 24 जुलाई 1992 तक उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इसका उत्तर हमारा हो गया है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी हैं। ठीक।
ये हमने सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर के बाद राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 की वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। ठीक है, ये दुनिया के जो शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा शीर्ष पर कौन से शहर व्यावसायिक हैं, इसको हम समझ लेते हैं। 1 नंबर पे है पेरिस, 2 नंबर पे हांगकांग, पहले लंदन, फिर है इसमें फ्रैंकफर्ट। तो इसमें आंसर सही है आपका बी वाला हांगकांग। जनवरी 2022 में, ठीक है, वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के शीर्ष व्यावसायिक शहर का स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ है। लंदन, पेरिस, वाशिंगटन, एम्स्टर्डम को क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्थान पर रखा गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से देखते रहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना ये मेरी गारंटी है और बाद की आपकी है कि आप कितना दिमाग में रख पाते हैं। 1 और 2 सूची को सम्मिलित करना है, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ दिया है सतत विकास जो SDG चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में और ये किससे संबंधित है, ये 2 बातें क्लियर करनी है। SDG 10, SDG 13, SDG 14, SDG 15, ठीक है। तो ये इसमें इधर क्या दिया गया है, संबंध जलवायु से, और इधर दिया असमानताओं की कमी और जल के नीचे जीवन। ठीक है, तो इसमें आप समझ लीजिए ए का इसमें हो जाएगा 3, ठीक, ए का 3 हो जाएगा। SDG 10 हो जाएगा असमानताओं में कमी, ठीक है, इसका उद्देश्य है असमानताओं में कमी। और इसका 13 का हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है, इसका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। और इसमें 14 का हो जाएगा जल के नीचे, कहाँ गया जल का नीचे, ये है ना, और इसका हो जाएगा, इसका कौन सा नहीं हुआ अभी भूमि का जीवन, ठीक है, 15 का। चलिए आगे इसमें दिया है और यहाँ डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए दिया हुआ है 10 हो गया असमानताओं की कमी, और ये जलवायु परिवर्तन 13, और 14 हो गया जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। सूची 1 और सूची 2, तो सूची वाले बहुत सम्मिलित करने के लिए आते हैं, इनको ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। 5वां हम इसमें पेज लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़का करें जिससे कि अच्छे से दिखाई दे, चश्मा की जरूरत ना पड़े। ठीक है ना। लिस्ट 1 है समाचार पत्र या पत्रिका, और दूसरा है प्रकाशन का स्थान। तो पहले में ए में है स्वदेश पत्र का, ये कहाँ प्रकाशित हुआ अभी बताएंगे। भारत बंधु और सत्यवादी और शक्ति। तो देख लीजिए, स्वदेश तो हमारा प्रकाशन का स्थान है गोरखपुर, ठीक, भारत बंधु हाथरस, ठीक, सत्यवादी आगरा। अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट, चलो आमने सामने सत्यवादी आगरा हो सकते अल्मोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लस स्विच बंद कर दिया था उसका, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें LBS एक द्वितीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक परिप्रेक्ष्य SLB क्या है, LBS क्या है। तो इसका एक है लोन बैंकिंग स्कीम यानी कि ऋण बैंकिंग योजना, बी है अग्रणी बैंकिंग योजना, और सी है ऋण बैंकिंग प्रणाली, और डी है अग्रणी विभक्ति प्रणाली। तो इनमें से सही आंसर इसमें है आपका बी अग्रणी बैंकिंग प्रणाली। इसमें क्या दिया है, वर्ष 1969 में अग्रणी बैंक योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है, RBI के द्वारा प्रारंभ की गई है। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण
क्षेत्रों में शाखाओं के अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रम शक्ति संसाधन उपलब्ध हों। ठीक है, तो मतलब ये कल्याण के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? ठीक, लैंड है। ठीक है, तो एक नंबर पे बोलोविया है और सूरीनाम है, पेरू है और उरुग्वे है। तो देखो ये दक्षिण भारत के नीचे सी और डी है, और सूरीनाम ये भी कहीं ना कहीं समुद्री सीमा जोड़ती है। तो इसमें बोलोविया एक ऐसा है, ठीक है, जो कि लैंड है, यानी कि स्थल रुद्ध है। बोलोविया दक्षिण अमेरिका का एक ऐसा रुद्ध देश है जो सूरीनाम, पैराग्वे और उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका के तटीय देश हैं। ठीक है, जो अमेरिका में पैराग्वे भी स्थल रुद्ध देश है। ठीक, तो इसमें ये आंसर सही हो गया मेरा। ठीक, भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड रिजर्व एरियाज कानून कब पारित हुआ? एरियाज, ठीक है, कब हुआ? 93 में हुआ, 96 में हुआ, 95 में हुआ, 98 में हुआ। कब हुआ है देखते हैं। ठीक है, ये हुआ है 96 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज द बी आंसर, करेक्ट है। भारत में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज अधिनियम 1996 में, ठीक है, अधिनियम 1996 में पारित किए गए। इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ समलोचित क्षेत्र में विस्तारित कर लक्ष्य 95 में जो भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एवं तेलंगाना ठीक अधिसूचित क्षेत्रों में इसको लागू किया गया है। चलो नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबीर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? किसने किया देख लेंगे। हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो बनारस संस्कृत हिंदी महान विद्वान कबीर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था शाहजहां ने। ठीक है, बनारस के संस्कृत महान विद्वान शाहजहां संस्कृत संरक्षण प्रदान किया गया था। और बनारस इलाहाबाद में के तीर्थ यात्रा की समाप्ति के लिए उन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया और कबीर कल्पलता में उन्होंने शाहजहां के यश का वर्णन किया था। भाई एक सीधी सी बात है, जिसका शासन होता है उसका लोग महिमा मनन करते ही हैं, सीधी सी बात है। अरे तो चलिए, ऐसा है बैटरी हमारी बहुत लो हो गई है। मैं ये कितने हो गए 142 हो गए हैं वहाँ तक के, और बाकी के से जो बचेंगे अगले सेशन में हम ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और सभी प्लेलिस्ट पर और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है, अगले सेशन में मिलते हैं।